बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं सपहर 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं और इन खबरों के हवाले से जो मालूमात है वो हम आपकी नज़र करेंगे, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत में हम बात करेंगे यूएलबी इंतखाबात की। आप सोचते होंगे कि यूएलबी इंतखाबात तो मुमकिन तौर पर डेफर किए जाएंगे, मौखर किए जाएंगे, और उसमें जो ज़राए के हवाले से आज तक खबरें आ रही थी कि सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर उन्हें डेफर किया जाना था, जिस पर फिर मुतअद्दिद अपोजिशन जमातों ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, सरकार के बयानात की तनकीद की है, ये कहकर कि अगर आज तक हालात ठीक थे, अगर मरकजी सरकार से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया तक हालात पुरअमन होने की, साजगार होने के बार बार दावे किए जा रहे हैं, तो फिर इन्हीं बुनियादों को लेकर यूएलबी इंतखाबात को मौखर क्यों किया जाएगा। लेकिन आज इस खबर में उस वक्त ट्विस्ट आया जब यह कहा गया है कुछ ऑफिशियल्स की जानिब से कि म्युनिसिपल और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद का अमल रोका नहीं गया है। याद रहे कि म्युनिसिपल और पंचायती इंतखाबात के इनेकाद का अमल रोका नहीं गया, और दोनों इदारों में ओबीसी को रिजर्वेशन फराहम करने के एक्ट में तरमीम होने के बाद ये दोबारा शुरू हो जाएगा। यानी जो ओबीसीज है उन्हें रिजर्वेशन पहले दी जाएगी, और मुमकिन तौर पर जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि 10% का रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और इसी को बुनियाद बनाते हुए फिलहाल इस प्रोसेस को, यूएलबी इंतखाबात और पंचायती इलेक्शनों के प्रोसेस को फिलहाल रोक दिया गया है, यह खबर आ रही है। और इस तरह से जो अपोजिशन जमातें सिक्योरिटी को वजूहात बनाकर उस पर सरकार की तनकीद करते थे, तो वहीं पर अब यह खबर सामने आने से इसकी नहज जो है वो बदल गई है, इसका टेस्ट जो इसकी चाशनी थी वो बदल गई है। और अब बाज हल्के ये भी कहते हैं कि अगर ये रिजर्वेशन देनी ही थी तो इससे पहले क्यों नहीं दी गई है, या इससे पहले इस प्रोसेस को क्यों नहीं चलाया गया है। तो उसके बाद अब एक और सियासी बहस जो है इस पर उठनी मुमकिन है, क्योंकि खवातीन को पहले ही 33% रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत और यूएलबी इंतखाबात के अंदर, और अब मुख्तलिफ कैटेगरीज चाहे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, वहाँ पर भी खवातीन को ये रिजर्वेशन दी जा रही है। इशफाक गौहर हमारे साथ है, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर। उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये खबर आ रही है इसका मतलब क्या है। क्या मतलब यही है कि अब सिक्योरिटी को बुनियाद नहीं बनाया जाएगा, बल्कि अब यही रिजर्वेशन जो ओबीसीज को देनी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को देनी है, और इसमें कितना वक्त लग सकता है और कितने वक्त के बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात मुमकिन है। इशफाक गौहर हमारे साथ है। गौहर, जानना चाहेंगे कि इस खबर को आप किस नजर से देखते हैं। क्या ये सरकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, या कि फिर वाकई ये प्रोसेस कोई छोटा प्रोसेस है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा और फिर सरकार इंतखाबात का ऐलान भी कर सकती है। देखिए, जो कानून के माहिरीन हैं और जो इलेक्शन कमीशन के अंदर काम कर चुके हैं लोग, उनका मानना है कि ये प्रोसेस जो है तकरीबन 3 से 4 या 5 महीने तक ले सकता है। डैट मीन्स जो ड्यू इलेक्शन डेट्स है उस पर नहीं होगा, क्योंकि जो मसवदा कानून अभी जो हमारे पास इतलात आ रही है, जिस तरीके का मसवदा कानून तहरीर किया गया है ओबीसीज को लेकर रिजर्वेशन करना पंचायतों के अंदर और फिर अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, उसमें वक्त लगेगा। क्योंकि जब एक ड्राफ्ट बनेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के पास जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मंजूरी आने के बाद उसे अवाम के लिए डाला जाएगा, ओपन विंडो कर दी जाएगी, फिर उनकी जो बात है उसे लिया जाएगा, यानी जो एतराज़ात है उन्हें लिए जाएंगे, फिर उनकी स्क्रूटनाइज होगी, फिर एक लिस्ट मुरतब होगी, तब जाकर यह मामला कहीं कंक्लूड हो जाएगा कि किधर कितनी आबादी है ओबीसी की और क्या वो वाकई तौर पर रिजर्व होने के लायक है या नहीं है। तो इसमें ये जो प्रोसेस ऑफ टाइम है ये सीधे सीधे ये बता रहा है कि तब तक कश्मीर के अंदर बर्फ और बारिशों का और ठंड का सीजन होगा, और उस दौरान चुनाव कराना कश्मीर घाटी में मुमकिन नहीं है। बालाई इलाके कट जाते हैं, मैदानी इलाकों के अंदर भी बर्फबारी होती है। तो सीधी सीधी बात है कि आगे फिर जनरल इलेक्शंस होने हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होने, तो ये डायरेक्टली लोकसभा के बाद जा रहा है। ये वो लोग बता रहे हैं जो कानूनी माहिरीन है या जो इलेक्शन कमीशन के अंदर काम कर चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है कि जिस तरीके की हवा बनाई गई
کہ آل از ویل، اور اس بھی جب چناؤ نزدیک آئے اور جو رپورٹ سامنے آئی اس میں بی جے پی اور ان کی الائنس پارٹیز کو یہ لگ رہا تھا کہ اینٹی انکمپنسی بہت ہے، تو اس سے نپٹنے کے لیے یہ وقت نکالا گیا، یہ بیچ کا جو ہے پہیا گھمایا گیا ہے، اس میں 5-8 مہینے لگیں گے، تب تک مزید وقت نکل جائے گا اور پھر جنرل الیکشنز ہوں گے، وہاں پر بھی یہ مانا جا رہا ہے۔ لیکن سرکار کے اندر جو لوگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ چونکہ ہر ایک کو حق ملنا چاہیے، اور یہ آئین ہند کے تحت جس طریقے کا حق تمام لوگوں کی ریزرویشن کا ہے، اسی طریقے کی ریزرویشن کا حق ادھر بھی ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس لیکونا کو دیکھا گیا، کیونکہ لگاتار عوام کی طرف سے ریپرزنٹیشنز آئی تھی، اور ان ریپرزنٹیشنز کو کھنگالنے کے بعد ہی جموں کشمیر انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا کہ فی الحال او بی سیز کی ریزرویشن بھی کرائی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کو لیا گیا ہے۔ یہ ہمارے ذرائع جو سرکار کے اندر ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تو 3 پہلو ہیں اس خبر کے، لیکن بائی اینڈ لارج جب آپ تینوں کو کھنگالیں گے تو ٹائم کنزیومنگ ہے، تقریباً اس پورے وقت میں 3 سے 4 مہینے کا وقت لگے گا، اور جب آپ آج سے 3 سے 4 مہینے کا وقت نکالیں گے تو آپ مڈ آف دا فروری مارچ میں ہوں گے، جہاں پر چناؤ ناممکن ہے۔ لیکن گوہر، بعض پولیٹیکل پارٹیز یہ بھی کہتی ہیں کہ یا ان کا یہ اعتراض ہے، ان کا یہ نقطہ ہے کہ اگر سرکار اس موڈ میں تھی کہ انہیں ریزرویشن دینی ہے او بی سیز کو، تو یہ مشق جو آج شروع کی گئی ہے اس سے 5 مہینے پہلے بھی شروع کیا جا سکتا تھا، اور وہ الزام سرکار پہ لگا رہے ہیں کہ یہ تو بس بہانہ ہے، دراصل الیکشن کو ڈیفر کرانا ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ سیاسی جماعتوں نے اس کو ہدف تنقید بنا لیا ہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے رد عمل بھی سامنے آیا ہے، لیکن بڑی بات یہی ہے کہ جب آپ پولیٹیکل ریزرویشن کی بات کرتے ہیں، جب خواتین کی ریزرویشن کی بات سامنے آئی تو اسی وقت یہ فیلر سامنے آیا تھا کہ او بی سیز نے بھی بڑے پیمانے پر دستخطی مہم چلائی ہے، خط و کتابت کا سلسلہ جموں کشمیر انتظامیہ کے ساتھ شروع کیا ہے، جہاں پر انہوں نے اس بات کو مانگ کی ہے کہ ملک کی دیگر ریاستوں میں جس طریقے کا قانون اور حق انہیں حاصل ہے وہ یہاں پر بھی، اور پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ کے تحت جو چیزیں جو مراتے انہیں وہاں پر ہیں انہیں یہاں پر بھی لاگو کیا جائے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے، تب بھی ہو سکتا ہے جب خواتین کی ریزرویشن کا معاملہ چل رہا تھا، لیکن اب یہ ڈیسیژن لیا گیا، اور اس لیے 3 پہلو ہے خبر کے جو تینوں ہم نے ناظرین کے سامنے رکھ دیے۔ بہت بہت شکریہ گوہر، اس خبر کو لے کر اپنا نقطہ نظر اور اپنا انالیسس دینے کے لیے۔ اشفاق گوہر، ایگزیکٹو ایڈیٹر گلستان نیوز، وہ ہمیں بات کر رہے تھے اور اب تک یہ مفید معلومات بھی پہنچا رہے تھے اور اپنا انالیسس بھی دے رہے تھے۔ تو کل ملا کر یہی لگ رہا ہے کہ مڈ آف ونٹرز میں یہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں، پھر مارچ اپریل کے بعد ہی اس پر کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے، اور تب تک پارلیمنٹ کے جو الیکشنز ہیں شاید اس حوالے سے بھی کوئی نوٹیفیکیشن یا باقی معاملات ہوں گے، اور تب تک یہ انتخابات چاہے پنچایت کے ہوں یا اربن لوکل باڈیز کی ہوں، میونسپلٹیز کی ہوں، تب تک ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن بن گیا ہے۔ ناظرین، آج اپنی پارٹی جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے اس کے اندر جو بین تنظیم ہے جماعت اسلامی کے سابق رکن ڈاکٹر طلعت مجید نے آج سری نگر کے اندر ایک تقریب کے دوران اپنی پارٹی کا دامن تھام لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سال 2003 سے لے کر سال 2014 تک ڈاکٹر طلعت مجید جماعت اسلامی کے رکن تھے، اور بعض اطلاعات کے مطابق انہیں پہلے ہی جماعت سے فارغ کیا گیا تھا، یعنی انہیں جماعت سے فارغ کیا گیا تھا۔ بہرحال آج ڈاکٹر طلعت مجید نے اپنی پارٹی کے صدر آفس سری نگر میں سید محمد الطاف بخاری اور باقی جملہ سینئر لیڈرشپ جو ہے ان کے سامنے اپنی پارٹی کا دامن تھام لیا ہے۔ ڈاکٹر طلعت مجید ضلع پلوامہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج کئی حامیوں سمیت انہوں نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی، لیکن جب انہوں نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس مقصد کو لے کر یا یہ خیال کو لے کر، اس سٹانس کو لے کر اپنی پارٹی میں شامل ہوئے، کیونکہ وہ جب جماعت میں بھی تھے تب بھی یہ سمجھتے تھے کہ جموں کشمیر کا جو مقدر ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، اور آج یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر ہند نواز جماعتیں یا مین سٹریم جماعتیں اس میں شمولیت ہونا ہی ہے تو اپنی پارٹی ہی کیوں؟ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اپنی پارٹی ہی کیوں، اس پر انہوں نے کیا کچھ کہا، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اپنی پارٹی ہی کیوں؟ ہم نے دیکھا 2019 کے بعد جو حالات ہوئے ہیں، شاید سبھی لوگ جن لوگوں نے وہ خاموشی اختیار کی تھی
उसमें एक शख्स जो उठे, बुखारी साहब, उसने जो आवाज़ दी सच बोलने की, मुझे लग रहा है कि शायद वो सच अब हम सबको तस्लीम करना चाहिए कि हमारा जो मुकद्दर है वो अब हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है। आलमी तनाजुर में भी अगर देखा जाए, जियो पोलिटिकल सिनेरियो में भी देखा जाए, हम जिस रोमानवी जहनीत में मुब्तला थे, हमें उस रोमानवी जहनीत को छोड़कर हकीकत पसंदाना अप्रोच जो है उसको तस्लीम करना चाहिए और लोगों को भी सच कहना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है। जमात इस्लामी से वापस आ रहे हैं, बाकी आप कुछ समझ जाएंगे। सियासत में जरूरी नहीं कि हर वक्त बयानात में अल्फाज का ही इस्तेमाल किया जाए, बल्कि कभी कभार एक्सप्रेशंस भी बहुत कुछ कहते हैं। दरअसल सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से आज जो अपोजिशन जमातों का एहतजाज जम्मू के अंदर हुआ था उससे मुतलिक सवाल पूछा गया, तो उस पर उन्होंने कहा कि तंजिया अंदाज में सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि क्या धरना भी दिया गया, अपोजिशन पार्टीज की जानिब से कहीं धरना भी दिया गया, मुझे तो पता नहीं है। ये उनने इसी अंदाज में कहा, लेकिन हंसते मुस्कुराते उन्होंने ये भी कहा कि महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो तो पहले ही दिल्ली के साथ मिले हुए हैं, दिल्ली वालों ने उन्हें फोन किया होगा घर में बैठो, और वो बेचारे घर नहीं बैठते तो और क्या करते। हुई कहीं मुझे भी बताओ यार, हमें तो कहीं दिखी नहीं, कहीं हुई क्या? सर जम्मू में थी ना महबूबा मुफ्ती थी ना फारूक अब्दुल्ला। और जनाब वो तो वैसे ही दिल्ली वालों के साथ है, वो कहाँ जा सकते हैं वहाँ? सर नहीं ऐसी बातें किया करो जब आपको हकीकत पता है। हकीकत वही है, उनको टेलीफोन आया होगा, बैठो घर में, घर बैठ के बेचारे क्या। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा कि यहाँ की कुछ जमातों ने जो अलहदगी पसंद जमातें हैं उनसे वोट हासिल किए और उसके बाद उन्हें धोखा दिया। बाकी रही बात जम्मू कश्मीर का, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मेरा ये फर्म बिलीफ है कि जम्मू कश्मीर का मुकद्दर मुल्क की हिंदुस्तान के साथ ही मुज़म्मिर है और इसी में हमारी बहबूदी भी है। मैं आपको कहता हूं बार बार, ये मुल्क हमारी तकदीर जुड़ी हुई है दिल्ली के साथ, लेकिन यहाँ कोई सेपरेटिस्ट नहीं है। ये किसको कब शूट करता है आपको नहीं पता है कि यहाँ जिन लोगों ने हुकूमतें की उन्होंने वोट, जिनको आप सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट कहते हो, इन्हीं से लिए और इनको फिर धोखा दिया, इस्तेमाल किया इनको, फिर इनकी बच्चियों को अंधा किया, इनके बच्चों को अंधा किया पैलेट गन से, फिर इनको बोला टॉफी और दूध लाने के लिए गए थे। मैं उनमें से नहीं हूँ, यहाँ कोई भी सेपरेटिस्ट नहीं है, यहाँ सब अपने हक के लिए लड़ते थे। और उसी नाज़रीन, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदिरा भी आज कुलगाम गई हुई थी, जहां पर उन्होंने आज ज़ियारत शरीफ कैमू में हाजिरी दी और बाद में उन्होंने लोगों से भी बात की और कहा कि आज हम इस मशहूर ज़ियारत शरीफ पर आए हैं जहां शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का खानवादा यानी उनकी पूरी फैमिली मदफन है। उन्होंने कहा कि इस जगह को हम तर्क नहीं कर सकते हैं, बल्कि इस जगह के साथ हमारे जज्बात और एहसासात जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस तारीखी जगह या तारीखी ज़ियारत के हवाले से वक्फ बोर्ड हमेशा मुतहरिक रहा है। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाया जा रहा है पूरे वादी में। हम यहाँ पे पहली बार आए हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही मुतबरक है, यहाँ से ही जन्म लिया है हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह साहब ने। यहाँ उनकी सारी फैमिली है और इस तरफ हमें तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, आप भाई सारे साथ थे, आपने देखा कि यहाँ पे तामीरात में बहुत कमी है, यहाँ पर अभी तक वज़ू खाना नहीं है। अब हम चूँकि 1 साल से ये चीज़ें देख रहे हैं और हमारा मकसद है हम हर उस दरगाह तक पहुँचे, हर उस ज़ियारत तक पहुँचे जहाँ इन चीज़ों की कमी पाई जाती है और ये हमारी हेरिटेज है, ये हमारा विरसा है। इस विरासत को हम तबाह नहीं होने देंगे, इसको हमें आगे बढ़ाना है, इसकी तामीरात हमारा फर्ज बनता है वक्फ बोर्ड का। और बात सरहदी जिला पुंछ की करते हैं,
दरअसल जिला पुंछ की तहसील मंडी के सब जिला अस्पताल मंडी में महकमा सेहत की जानिब से आयुष्मान भारत के ज़ेर एहतमाम ब्लॉक हेल्थ मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला स्तर के तमाम माहिर डॉक्टरों ने शमूलियत की, जिस दौरान लोगों का मुफ्त तिबी मायना किया गया और लोगों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस दौरान यहाँ इस तिबी कैंप का मकसद बताते हुए डॉक्टर सजाद ने कहा कि दरअसल इस पिछड़े और दूर दराज इलाके के अंदर लोगों को मुफ्त अद्वियात और तिबी इलाज मुआवजा फराहम करना था और इस हवाले से मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान की खिदमात भी यहाँ हासिल की गई हैं। आज यहाँ पे एक हेल्थ मेला ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि स्पेशलिस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ से डिप्यूट किए गए हैं और इस मेले में जितने भी मतलब मेडिसिन फ्री दी गई हुई है और जितनी इन्वेस्टिगेशन है सारी फ्री की गई है और उसके साथ साथ आयुष की ओपीडी भी इसमें की गई है। यहाँ एक स्पेशलिस्ट जो सर्विसेज है वो मतलब समझो आउटरीच एक हिसाब से है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब जैसे गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे फिजिशियन नहीं है यहाँ पे, तो एक उनका आना है। ये मेला मतलब आज ही नहीं है, ये अगले महीने 9 तारीख को भी होगा और दिसंबर 14 को भी होगा ये। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है, जो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही गरीब हैं, खासकर दूर दराज लोग हैं, जैसे सावजिया से हैं, लोरन से हैं, अड़ाई से हैं, फतेहपुर से हैं, वो लोग जो है पुंछ में नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जो स्पेशलिस्ट जो सर्जन हैं हमारे वहाँ से आए हैं, गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ वहाँ से आए हुए हैं, ये सब मतलब उनके लिए। शहर जम्मू में आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस और आल जम्मू कश्मीर मालिकम चौकीदार एसोसिएशन की जानिब से एक मुश्तरका एहतजाज किया गया और इस एहतजाज के दौरान जो बैनर्स उन्होंने अपने हाथों में उठाए रखे थे उसमें ये अल्फाज वाज़े थे कि SRO 64 को लागू किया जाए, क्योंकि उनकी मांग थी कि जिन लोगों ने अपनी मिल्कियती ज़मीनें महकमा रूरल डेवलपमेंट को दी है और जहां पर पंचायतें बनी हैं और दीगर इदारे बने हैं, उन्हें साबिका सरकारों ने ये यकीन दिलाया था कि इस ज़मीन के एवज़ उन्हें नौकरियां दी जाएगी। उन्होंने कहा कि काफ़ी बरस इस हवाले से गुजर गए, लेकिन ना ही उन्हें नौकरियां दी गई हैं और ना ही कोई मुआवजा दिया गया है। इस हवाले से आज एहतजाज के दौरान इन एहतजाजियों ने कहा कि अब वो नेशनल ह्यूमन राइट्स में अपना मामला ले जाएंगे और नेशनल ह्यूमन राइट्स का दरवाजा खटखटाएंगे। इन लोगों ने अपनी विरासती जमीनें, अपनी इंतकाली जमीनें, मालकियत जमीनें इन लोगों ने डोनेट की हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, और पिछली सरकारों ने इन लोगों से वादा किया था कि इन लोगों को परमानेंट डेली वेजर जो है वो लगवाया जाएगा, इनको सरकारी मुलाजमियत दी जाएगी और इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। लेकिन आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इनके केस को लेके आने वाले दिनों में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास हम लोग जाने वाले हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए, इनकी फैमिली को इंसाफ दिया जाए, इनके बच्चों को इंसाफ दिया जाए। इनके साथ जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा खलवाड़ जो है वो कर रही है, बहुत बड़ी बेईमानी इन लोगों के साथ हो रही है और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इनकी सपोर्ट में जो है वो उतरी है। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहिसियत प्रेसिडेंट होने के नाते हम लोग इनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को इनका जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ पुलिस का जंग लगातार जारी है और इस हवाले से आज राजौरी पुलिस की जानिब से भी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इस दौरान आज इस मुहिम में पुलिस ने बेला कॉलोनी राजौरी से एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से नशीली अद्वियात बरामद कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी मुदस्सिर चौधरी, एसएचओ एजाज वानी और दीगर पुलिस अफसरान की एक टीम ने मज़कूरा शख्स के घर पर छापा मारकर उसके खिलाफ कार्रवाई की, जिस दौरान उन्होंने इस शख्स को मंशियात समेत घर से ही गिरफ्तार कर लिया है। जो है एक नोटोरियस ड्रग पेडलर था, तो उससे हमें टेबलेट्स वगैरह मिली हैं, उसको पकड़ा है, तो जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। जो है जो रूटीन में हमारी नजरों में आता है तो उसमें हम कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे। अब वेरीफाई करके पता चलेगा 20-21 साल का रखना चाहिए। वो जो है वो अलग से जो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर ही रही है।
हमारे एसएसपी साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि किसी भी ड्रग पेडलर को बिल्कुल जो है उसकी ज़मीन जो है वो तंग करनी। चलिए ये खबर त्राल की करते हैं। त्राल के अंदर जो कस्बा त्राल में पुराना बाजार है, वहां पर आज दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना है कि अगर दीगर सड़कों में, चाहे कस्बे में के अंदर हो या जिला के अंदर हो, वहां पर 3 इंच जो मैगडम बिछाई जाती है, तो इस बाजार के अंदर सिर्फ 1 इंच मैगडम क्यों बिछाई जाती है। उन्होंने एतराज किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि यहाँ गैर मयारी मटेरियल का भी इस्तेमाल होता है और जो इस हवाले से 3 इंच यहाँ पर मैगडम बिछानी थी वो नहीं बिछाई गई, जिसकी वजह से उन्हें ये काम गैर मयारी महसूस हो रहा है। ओल्ड मार्केट, जिसको दूसरे नाम सदर बाजार से भी जाना जाता है, जहाँ पे इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि कल यहाँ पे मैगडम डाला गया है और इस बात को लेकर हमें ये अंदेशा हो रहा है कि यहाँ पे जो मैगडम हुआ है वो आधी इंच भी नहीं हुई है। अगर देखा जाएगा हल्के से पैर डालने से ये इधर उधर बिखर जाता है। अगर देखा जाए गाँव की तरफ से तो वहाँ पे 3 इंच लग जाती है, लेकिन अगर टाउन का इस तरह हाल रहेगा तो कैसे चलेगी। अब मेरी गवर्नमेंट से अपील यही है और खास कर ये कि बड़ी कंप्लेंट है आरएनबी के महकमे से कि इस मैगडम को या तो यहाँ से उठा लीजिए या इसको दोबारा से। परवेज अहमद छुस बह त्राल पे सर यथ रोग क्या रात मज मैगडम हज ये तो यह वोथन मज खोर सज मज थोद तो वो क्या मज 3 आंच तो मे बासन यह मज 8 खंड के साथ आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिर को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।